ऑल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में बताया जाएगा। ये क्लास 10 के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन यहाँ पर बनता है कि फेरस में अगर हम कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो आप देखेंगे कि फेरस का जो रासायनिक जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चीज़ है, ये आपकी रिएक्शन तो बहुत फास्ट है। तो कॉपर को हटा करके फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम समझेंगे कॉपर अलग कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, हाँ ना। तो अब हम लोग इसी प्रकार से ये सेम इसी अभिक्रिया में ही अगर हम फेरस ले करके यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अगर ले लिया जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से ये फेरस इसके साथ फिर से एडजस्ट हो करके फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये साथ में हाइड्रोजन आपका ये बाहर हो जाएगा, हाँ ना। तो अब आप समझेंगे इसी को अगर हम फेरस सल्फेट को, ये मेरा क्या फेरस सल्फेट है, हम अभी जो हम बना रहे हैं ये मेरा सब क्या फेरस सल्फेट है। अब हम फेरस सल्फेट को डीकम्पोजिशन करेंगे और किसके द्वारा करेंगे, थर्मल द्वारा, मतलब ऊष्मी द्वारा। तो फेरस को क्या करेंगे यहाँ पर FeSO4 हम यहाँ से डीकम्पोजिशन करेंगे किसके द्वारा, थर्मल द्वारा। डीकम्पोजिशन मतलब वियोजन। तो किसको कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को। अभी मैंने ये बनाया है। तो फेरस सल्फेट को जब हम डीकम्पोजिशन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं उम्मीद कर ट्राई मतलब क्यों, ये 3 बार ऑक्साइड लिया गया, यहाँ पर डाई मतलब क्यों 2 बार लिया गया है। आपको ये सब बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा अगला इम्पॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये मेरा डीकम्पोजिशन मतलब होता है वियोजन मतलब होता है तोड़ना, आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पर अगला इम्पॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर को हम गर्म करेंगे। ये पहली बात तो किस में होता है, ये सॉलिड में होता है। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, हाँ ना। तो जब हम क्या करेंगे CaCO3 को, ये इम्पॉर्टेंट है बाबू, ध्यान में रखना। CaCO3 को ये सॉलिड में होता है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे थर्मल में, हम इसको बाहर से उष्मा दे रहे हैं। तो ये मेरा बन जाएगा क्विक लाइम, मतलब अब इसको आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको ये याद रखना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इसी को कहा जाता है क्विक लाइम। क्या कहा जाता है, क्विक लाइम, याद रखिएगा। और यही है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब इसको छोड़िए, अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या है क्विक लाइम। तो यहाँ देखेंगे कि क्विक लाइम जो होता है एक
बिना बुझा चूना भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। यानी इसी को हम पानी में घोल करके दीवारों पर सफाई करते हैं, मतलब सफ़ेदी लाने के लिए करते हैं। और इसी को पानी में बह करके चाक भी बनाया जाता है। जो हम लोग पहले के जो टीचर थे वो बोर्ड पे जो पढ़ाते थे काले बोर्ड पर, तो इसी से पढ़ाया जाता था। लेकिन हाँ, इसको पहले पानी में भे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम समझेंगे कि बिना बुझा चूना को बुझा चूना कैसे बनाएंगे, मतलब इसको सॉक लाइम कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा। तो यानी ये अभी तक हमारा ये लाइम स्टोन है। क्या है? लाइम स्टोन है। अब ये बन गया क्विक लाइम। क्या बन गया? क्विक लाइम बन गया। अब इस क्विक लाइम को मतलब CaO को हम जल के साथ अभिक्रिया कर देंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को बोलते हैं सॉक लाइम। क्या बोलते हैं? सॉक लाइम। ध्यान में रखिएगा। और ये इसके साथ साथ में हीट भी होता है। और ये आपको देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि पानी में डालने से जलता है। लेकिन क्विक लाइम एक ऐसी पदार्थ है जो पानी में जैसे ही इसको डाल देंगे पानी में तो तुरंत ही ऊष्मा हमको देने लगेगा। लेकिन क्विक लाइम एक ऐसी पदार्थ है, आप याद रखिएगा, क्विक लाइम एक ऐसी पदार्थ है जो पानी में डालते ही हमको हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये हीट देता है। और साथ में क्या कह देता है? सॉक लाइम भी देता है। अब आपको ये याद रखना होगा, इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। अब आप इसको याद रखिएगा। और ये जो होता है एक्वियस सॉल्यूशन में पाया जाता है, मतलब जली विलयन में। किसमें? जली विलयन में। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉक लाइम। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों समीकरण ये आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको मैंने एक अभिक्रिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए, यहाँ पर अगर ये सोडियम है और सोडियम के साथ अगर हम जल मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड। तो Na2O ये सोडियम ऑक्साइड है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सोडियम जो डबल है और यहाँ पर सोडियम जो है सिंगल है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर डबल है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन को डबल करने के लिए ऑक्सीजन को दोगुना कर देंगे, तो ये हमारा सोडियम भी 4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जिसमें हमने ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हम इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको ये बहुत पहले समझा चुका हूँ। यानी जब ऐसा रिएक्शन हो कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है। अगर हम ब्लैक पेन कहाँ गया? ब्लैक पेन, हाँ, अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, किसी कारण बी से अगर हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो इस अभिक्रिया को हम रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन।
तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ये क्या होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है कि मान लीजिए हमने पोटेशियम क्लोरेट ले लिए। क्या ले लिए? पोटेशियम क्लोरेट, यानी पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट RATE ले लिए। इसका जो सूत्र होता है KClO3 अगर हम मतलब KClO3 इस अभिक्रिया में अगर हम इसको तोड़ते हैं वियोजन के द्वारा तो ये आपका हो जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये बाहर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बोल सकते हैं बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 3 बार है तो आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 बार है। तो ऑक्सीजन अगर आपको देखिए 3 और ये 2 अगर मिलेगा तो आप इन दोनों को 6 बना सकते हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देंगे कि ये आपका K और Cl भी 2 बार बढ़ गया है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गया। तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोराइड। लिख सकते हैं यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत में, लेकिन हाँ ये बात। और अब आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने जिंक ऑक्साइड में मान लीजिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और हम इसमें कॉपर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखेंगे जिंक कॉपर के साथ अभिक्रिया कर मतलब ये ऑक्सीजन जो है निकल के इसके साथ चला जाएगा और जिंक को छोड़ देगा तो आपका बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखिएगा यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का निकलना हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया। यानी हम देखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। मैंने ये आपको बातें पहले ही बता चुका हुआ है कि जब भी ऑक्सीजन का निकलता है, जब भी ऑक्सीजन का निकलना होता है तो इसे आप अपचयन कहेंगे, और जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे उपचयन कहेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ये वाला रिडक्शन कहेंगे। और एक ही अभिक्रिया में जब दोनों होता है तो इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग समझते हैं नए अभिक्रिया की तरफ, कहाँ से क्या अभिक्रिया बनता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए हम लोग कार्बन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ हो जाएगा 94 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो किलो कैलोरी हीट है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। यह अभिक्रिया बैलेंस में है, आप इसको कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको कि एक अभिक्रिया और आगे समझेंगे। यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा?
नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ है ना। तो अभी अभिक्रिया जो है बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे N2 जो है 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इसको आप 2 बार गुणा कर देंगे तो N भी 2 बार हो जाएगा और ये O भी 2 बार हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन एक शर्त आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ में ये हमें जब ये अभिक्रिया हुआ है तो ये साथ में ये जैसे कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, ये क्या किया है, ये साथ में एनर्जी भी ऑब्जर्व किया है, ध्यान में रखिएगा। प्लस इसमें एनर्जी भी लगा है, और ये एनर्जी कितना लगा है आपको बताना चाहूँगा, 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी। ठीक है। तो अब ये बैलेंस करने के लिए आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना ऐसे है कि जब भी हमने नाइट्रोजन का क्रिया ऑक्सीजन से करूँगा तो 45 किलो कैलोरी एनर्जी होगा, फिर तब जा कर के नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया को। ठीक है। या तो फिर आप इसको इधर के माइनस की तरफ लिख सकते हैं, जैसे N2 + O2 एरो 2NO - 45 किलो कैलोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ये भी एक प्रकार का क्रिया हो जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, भी हम लोग ध्यान देते हैं। आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब इस अभिक्रिया बैलेंस करना है और यहाँ पर x का मान और ये y का मान क्या आएगा, ये चीज़ हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आपका ये Be है, बेरिलियम करके दे रखा हुआ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अकेले में सिंगल है, इसको अभी आप ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पर आइए कि यहाँ पर देखेंगे कार्बन यहाँ पर अकेले में है, यहाँ भी कार्बन अकेले में है, तो इसको भी आप ध्यान मत दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बेरिलियम अगर यहाँ पर 2 बार है तो इसको भी 2 बार बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, तो 2 का गुणा करते टाइम में यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 4 बार हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बार है तो और ये हाइड्रोजन मिलकर 8 बार हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को 8 बार बनाने के लिए 4 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 रखे थे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 8 बार हो गया और ऑक्सीजन जो है 4 बार हो गया। तो यानी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ये भी 4 बार हो गया। इसका मतलब देखिए मैं आपको सिंपल बात बता दूँ कि जब हमने इसको लिखा था H2O तो ये जो 2 सिर्फ हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन के पास 1 है, लेकिन जब हम आगे 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 जो है इनका भी है और ये 4 इनका भी है। इसका मतलब तब इस हिसाब से हमारा ये मान के चलेंगे ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है तब हमारा ये 8 बार हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 4 बार हो गया। हकीकत में आप इसे ऐसे लिख नहीं सकते, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि जब इसको आप इसे गुणा करेंगे तो ये 8 बार हो जाएगा और यहाँ गुणा कर देंगे तो 4 बार हो जाएगा। तो ये असली में तो ये बन गया, लेकिन लिख नहीं सकते ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर भी है, जब हम इसको 4 यहाँ पर 4 रखे थे तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 बार हो जाएगा और यही 4 यहाँ पर हो गया तो 4 बार हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब हम यहाँ समझेंगे तो Be यहाँ पर देखिए 2 बार हो गया, तो Be यहाँ पर 2 बार है ही, इसका मतलब Be बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो O है ये हमारा 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, तो जब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन भी 4 बार हो जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 बार हो जाएगा। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन भी यहाँ भी 4 बार है, तो ये 4 बार हाइड्रोजन यहाँ और 4 बार यहाँ, तो 8 बार हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 बार है भी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वो 4 है और y का जो मान है वो 2 है। यही हमारा इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक।